हाय लीडर्स, हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सब? बहुत इम्पॉर्टेंट डिस्कशन कर रहा हूं मैं, क्योंकि जब भी मैं बात करता हूं मेरी कोशिश रहती है कि मैं इंडस्ट्री को लेके बात करूं, क्योंकि अवेयरनेस आना बहुत ज़रूरी है। ये पूरे हिंदुस्तान के डायरेक्ट सेलर्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अपनी अपनी कंपनी के बारे में सब लोग बातें करते हैं, पर जब इंडस्ट्री के बारे में बातें होंगी तो ये इंडस्ट्री बेहतर बनेगी। ये इंडस्ट्री बेहतर बनेगी तो हम सब लोगों के लिए एक बेहतर प्लेटफॉर्म होगा। हम सब लोग हिंदुस्तान में जो 132 करोड़ के आसपास लोग हैं, उनको इस इंडस्ट्री से कनेक्ट कर पाएंगे और उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म दे पाएंगे, सो दैट लोग बड़े अच्छे से काम करें। राइट अभी कुछ बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन मैं करने जा रहा हूँ। कुछ लोग कहते हैं सर आप लोग प्रोडक्ट सस्ते दे रहे हैं। ये मैं हर बार बोलता हूँ कि प्रोडक्ट सस्ता नहीं है, हमारा प्रोडक्ट मार्केट प्राइस पे है। ये अलग बात है कि ट्रेडिशनल मार्केट के प्राइस अलग हैं और डायरेक्ट सेलिंग के प्राइस अलग हैं। तो डायरेक्ट सेलिंग के हिसाब से हम जरूर सस्ते हैं, पर ट्रेडिशनल मार्केट के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो हम बिल्कुल सही प्राइस पे हैं। ऑलमोस्ट हम हर प्रोडक्ट में ट्रेडिशनल मार्केट के बराबर में बैठे हैं। और अब जो मैं बात करने जा रहा हूँ, बहुत सारे लोग इस चीज़ से इत्तेफाक रखेंगे कि दो ही सेगमेंट हैं, कॉस्टली प्रोडक्ट और अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स। कॉस्टली प्रोडक्ट, अफोर्डेबल प्रोडक्ट, इनफैक्ट डायरेक्ट सेलिंग में एक नया वर्ड भी बहुत सालों से चल रहा है, यूनिक प्रोडक्ट। यूनिक प्रोडक्ट नाम की तो पता नहीं, सिर्फ इसलिए यूनिक प्रोडक्ट को खोजा जाता है डायरेक्ट सेलिंग में कि महंगा बेचा जा सके, मोनोपोली हो, ये हो, पर ऐसे कोई चीज़ होती नहीं है। यूनिक कोई चीज़ आज जब ग्लोबल वर्ल्ड है तो इसमें यूनिक होना बहुत मुश्किल है। पर दो चीज़ें हैं जो बहुत अच्छे तरीके से समझी जा सकती हैं, अफोर्डेबल प्रोडक्ट और कॉस्टली प्रोडक्ट। अगर मैं दोनों चीज़ों में जाऊं तो जो सबसे पहला मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आपको वो प्रोडक्ट मूव करना चाहिए जिसमें आपको बिजनेस वॉल्यूम ज़्यादा मिले। अगर वो बिजनेस वॉल्यूम ज़्यादा ग्राहक को महंगा बेच के मिल रहा है तो कितने बेच पाओगे? और अगर ज़्यादा नहीं बेच पाओगे तो वो ज़्यादा बिजनेस वॉल्यूम का फ़ायदा क्या होगा? क्योंकि बिजनेस वॉल्यूम से पे आउट नहीं आना है बॉस, ज़्यादा बिकने से पे आउट आना है। जितनी बड़ी सेल होगी उतना बड़ा पे आउट होगा। अभी सेल भी एक टॉपिक है, उस पर भी आएंगे। लेकिन अगर महंगा बेचे तो पहला उसका रिजल्ट क्या होगा? महंगा बेचने का पहला रिजल्ट ये होगा कि कंपनी का प्रॉफिट होगा और कंज्यूमर का लॉस होगा। अगर मैं कॉस्टली प्रोडक्ट बेचता हूं तो पहला जो काम होगा वो कंपनी का प्रॉफिट होगा और कंज्यूमर का लॉस होगा। और मैं हमेशा कहता हूं जिसमें एक का प्रॉफिट और दूसरे का लॉस उसे कहते हैं चीटिंग, जिसमें दोनों का प्रॉफिट उसे कहते हैं डील। तो डील होनी चाहिए, व्यापार होना चाहिए, सौदा होना चाहिए, चीटिंग नहीं होनी चाहिए। राइट, नंबर वन। नंबर टू, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि भाई कंज्यूमर का लॉस हुआ और कंपनी को प्रॉफिट हुआ। पर अगर प्रोडक्ट अफोर्डेबल हुआ तो क्या होगा? कंपनी का भी प्रॉफिट रहेगा। ये हो सकता है कि अनाप शनाप प्रॉफिट नहीं रहे, ये हो सकता है कि मुनाफाखोरी ना हो, पर प्रॉफिट तो होगा अफोर्डेबल में भी, क्योंकि अफोर्डेबल प्रॉफिट तो बना ही रहे हैं। ट्रेडिशनल मार्केट में जिस प्राइस पे प्रोडक्ट बिक रहा है, ऐसा तो नहीं है कि वो कंपनियां प्रॉफिट नहीं बनाती हैं, प्रॉफिट तो बनेगा। पर साथ में एक चीज़ होगी कि कंज्यूमर को भी प्रॉफिट होगा, कंज्यूमर को भी फायदा मिलेगा। तो बिजनेस वो करना चाहिए जिसमें कंज्यूमर का भी फायदा हो और कंपनी का भी फायदा हो। इसलिए अफोर्डेबल होना प्रोडक्ट का बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर टू, बहुत सारे लोग कहते हैं जी टर्नओवर किसी कंपनी का बहुत बड़ा है, किसी दूसरी कंपनी का उससे भी बड़ा है, तीसरी कंपनी का उससे भी बड़ा है, चौथी कंपनी का उससे भी बड़ा है। और सोशल मीडिया पे मैं देखता रहता हूँ, कुछ लोग पोस्ट डालते भी हैं कि कुछ कंपनियों का टर्नओवर दिन का उतना है कि बाकी कंपनियों का पूरे साल का उतना नहीं होता है। यस, ऑफ कोर्स आई डू एग्री, क्योंकि एक नई कंपनी और एक पुरानी कंपनी में अंतर होता है। पर मैं फिर उस अंतर को एक बहुत छोटे से जवाब के साथ आप लोगों के साथ साझा करने जा रहा हूँ, और वो जवाब ये है कि बड़ी बड़ी कंपनियाँ, बड़े बड़े टर्नओवर और छोटे छोटे पे आउट। बिग टर्नओवर, स्मॉल पे आउट। स्मॉल टर्नओवर इक्वली अगर आप कंपेयर करेंगे तो अगर मैं रेशो निकालूंगा, परसेंटेज निकालूंगा, तो स्मॉल टर्नओवर पे हाई पे आउट। राइट, क्योंकि 77.5% डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है बॉस, 77.5%। तो ये जो एक्स्ट्रा
परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ये पे आउट को बड़ा कर रहा है। स्मॉल टर्नओवर हाई पे आउट। अब कौन सा काम करना चाहिए, किस कंपनी में काम करना चाहिए? बिग टर्नओवर स्मॉल पे आउट या स्मॉल टर्नओवर बिग पे आउट? किस कंपनी में काम करना चाहिए? जहां बिग टर्नओवर और स्मॉल पे आउट है, इसका मतलब वो किसका फायदा है? लीडर का फायदा नहीं है। इसका मतलब वो किसका फायदा है? कंपनी का फायदा नहीं, कंपनी का फायदा है। 100% कंपनी का फायदा है। यानी कि अगर टर्नओवर बहुत बड़ा है और पे आउट्स बहुत छोटे हैं तो किसका फायदा है? कंपनी का फायदा है। अब स्मॉल टर्नओवर एंड बिग पे आउट, किसका फायदा है? लीडर का फायदा है, डिस्ट्रीब्यूटर का फायदा है। तो अफोर्डेबल प्रोडक्ट होने से कंज्यूमर प्रॉफिट में है और पे आउट अच्छा होने से कम टर्नओवर पे डिस्ट्रीब्यूटर प्रॉफिट में है। और कंपनी अपने जो मार्जिन चाहिए सरवाइव करने के लिए वो लेके बैठी है। तो ऐसे में कौन सा प्लेटफॉर्म अच्छा है? बड़े टर्नओवर करने वाला प्लेटफॉर्म अच्छा है या वो प्लेटफॉर्म अच्छा है जो कंज्यूमर को भी प्रॉफिट दे रहा है, डिस्ट्रीब्यूटर को भी प्रॉफिट दे रहा है और खुद भी एक नॉर्मल प्रॉफिट बना रहा है? या फिर वो अच्छा है जो कंज्यूमर को भी महंगा पड़ रहा है, कंज्यूमर का भी लॉस कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूटर को भी टर्नओवर के वाइज बहुत कम पे आउट बन रहा है, और सबसे बड़ी बात, प्रॉफिट किसको बना? ना डिस्ट्रीब्यूटर को अच्छा पैसा बना, ना कंज्यूमर को फायदा हुआ, कंज्यूमर तो उल्टा बहुत महंगा प्रोडक्ट खरीद रहा है। तो ऐसे में विनर कौन है? विनर इज ऑफ कोर्स कंपनी इज द विनर। तो मेरा मानना सिंपल सा है कि आपका कंपनी वो होना चाहिए कि कंज्यूमर भी प्रॉफिट में हो, डिस्ट्रीब्यूटर भी प्रॉफिट में हो और कंपनी भी प्रॉफिट में हो। तीनों का प्रॉफिट में होना इंपॉर्टेंट है। अगर सिर्फ कंपनी प्रॉफिट में है या फिर सिर्फ 10-20 चेहरे ही प्रॉफिट में हैं, बाकी सब स्ट्रगल कर रहे हैं, तो ये बहुत चैलेंजिंग हो सकता है बॉस। यानी कि मैं फिर बोल रहा हूं, कंपनी वो होनी चाहिए जिसमें बैलेंस हो, क्योंकि लाइफ में बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है बैलेंस। डिस्ट्रीब्यूटर को भी फायदा होना चाहिए, कंज्यूमर को भी फायदा होना चाहिए और कंपनी को भी फायदा होना चाहिए। इसे कहते हैं बैलेंस। कंज्यूमर लुटता रहे, डिस्ट्रीब्यूटर भी लुटता रहे और कंपनी टर्नओवर बढ़ाती रहे। क्या आप इसे कहना चाहेंगे? आई हेट ओवर प्राइसिंग इन फैक्ट, राइट। नाउ लीडर का बेनिफिट कहां है? प्रोडक्ट सेल वर्सेस ड्रीम सेलिंग। दो कॉन्सेप्ट चलते हैं मार्केट में, प्रोडक्ट सेलिंग और ड्रीम सेलिंग। अब आप मुझे बताएं, और ड्रीम सेलिंग इज इंपॉर्टेंट फॉर मी, प्रोडक्ट सेलिंग इज मोर इंपॉर्टेंट। ड्रीम्स आर इनबिल्ट, इन्हें बेचने की जरूरत नहीं है, इन्हें मार्केट करने की जरूरत नहीं है, राइट। जब आप ड्रीम्स को मार्केट करने की जरूरत नहीं है, प्रोडक्ट्स को मार्केट करने की जरूरत है। अगर सेल है क्योंकि आपका प्रोडक्ट अफोर्डेबल है, आम से आम आदमी जिसको 0 बीवी मिलता है वो भी नहाता है, और वो भी साबुन से, वो भी हेयर वॉश करता है, वो भी शैम्पू से, वो भी दांत साफ करता है और टूथपेस्ट से करता है। यानी कि कंज्यूमर तो है लेकिन महंगे प्रोडक्ट का कंज्यूमर नहीं है। कन्विंस करना पड़ता है, सपने दिखाने पड़ते हैं, पता नहीं क्या क्या स्टोरी सुनानी पड़ती हैं। टेली शॉपिंग की तरह लीडर हो जाता है, ये बताता है मैं पहले ये था, मेरे पास कुछ नहीं था, साइकिल भी नहीं था, राइट, फिर मुझे ये मिला, फिर मुझे वो मिला, फिर मैंने ये सब समझा, पर वहां पे भी बात नहीं बनी, यहां पे भी बात बनी, फाइनली मुझे ये वाली कंपनी मिली और यहां पे मैंने ये किया, वो किया, सिस्टम की मदद से, इसकी मदद से, और मैंने इतिहास रच दिया। पीपल कॉल इट टेली शॉपिंग, राइट। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिस पे मैं बात करने जा रहा हूं, प्रोडक्ट सेल वर्सेस। अच्छा लगता है प्रोडक्ट सेल क्योंकि ये एथिकल है। ड्रीम सेल मुझे लगता है हाइपर सेलिंग है। बड़ी बड़ी चीजें, फ्यूचर किसका है? पहली चीज प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट कंपैरिजन का है। अगर आज आप बात करेंगे तो आज लोग प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट कंपेयर करते हैं। किसी भी चीज को कोई खरीदना चाहता है तो गूगल पे जाता है, अगर मोबाइल खरीदना है तो भी लोग क्या करते हैं, गूगल पे जाते हैं, कॉन्फ़िगरेशन चेक करते हैं, रैम क्या है, मेमोरी क्या है, फीचर्स क्या हैं, डिस्प्ले क्या है, कैमरा कितने पिक्सल का है, राइट। तो ये सब कंपैरिजन करते हैं, फिर वो अपने लिए बेस्ट खरीदते हैं। अगर कोई लैपटॉप खरीदना है तो भी ऐसा ही। तो मुझे लगता है प्रोडक्ट में भी प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट कंपैरिजन होता है। और दूसरी जो चीज़ मैं कह रहा हूँ, लॉन्ग टर्म
फ्यूचर क्या है, लंबे समय में क्या होने वाला है, जब हमारी नेक्स्ट जनरेशन आएगी तो क्या होने वाला है, मुझे लगता है वहां पे प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट नहीं, इंग्रेडिएंट टू इंग्रेडिएंट कंपैरिजन होने वाला है। लोग देखने वाले हैं इसमें क्या क्या कितने कितने एमजी डाला हुआ है, इसमें क्या क्या कितने कितने एमजी डाला हुआ है, इसमें कौन कौन सा इंग्रेडिएंट है, इसमें कौन कौन सा इंग्रेडिएंट है, इसमें कितना ओरिजिनल है, इसमें कितना, मतलब इंग्रेडिएंट टू इंग्रेडिएंट कंपैरिजन होगा। और जब इंग्रेडिएंट टू इंग्रेडिएंट कंपैरिजन होगा तो महंगा बेच पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। यानी कि भविष्य में आप जिस बिजनेस को कर रहे हैं उसमें सर्वाइवल करना, उसमें टिके रहना बहुत आसान नहीं होगा। फिर मैं एक और बड़ी बात करता हूं, बहुत सारे लोग बड़े बड़े दावे करते हैं, मैं भी उन्हें सुनता हूं और खुश होता हूं। मुझे भी अच्छा लगता है जब कोई इतिहास रचता है, मैं भी कहता हूं कि दम है बंदे में, और मैं भी तारीफ करता हूं हर कंपनी जो हिंदुस्तान में आज तक प्रोडक्ट बेस को बचा के रखी है। मैं उन सबको सलाम करता हूं, वो चाहे इंडियंस है, इंटरनेशनल है। मैं किसी भी कंपनी के खिलाफ नहीं हूं। मेरा एजेंडा सिर्फ एक है कि एथिकल डायरेक्ट सेलिंग मेरा एजेंडा है। हम ट्रेडिशनल मार्केट के अगेंस्ट में खड़ी हुई इंडस्ट्री हैं, तो क्या हम ट्रेडिशनल मार्केट को compete कर पा रहे हैं? क्या हम ट्रेडिशनल मार्केट के बायर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पा रहे हैं? अगर नहीं तो हमें और मेहनत करने की ज़रूरत है, और काम करने की ज़रूरत है, प्रोडक्ट पे, प्राइस पे, क्वालिटी पे, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पे, और हमें काम करने की ज़रूरत है, और हम कोशिश कर रहे हैं। नाउ मोमेंटम वर्सेस रियलिटी, मोमेंटम बहुत सारी कंपनीज क्रिएट कर लेती हैं, पर रियल सेल क्रिएट करना, बल्क सेल से हट के एक्चुअल सेल करना, मैं फिर बोल रहा हूं, बल्क सेल मोमेंटम तो क्रिएट कर देता है, ब्रैंक तो निकल आते हैं, पे आउट भी बन जाते हैं समटाइम्स, पर अगले महीने गिर भी जाते हैं। तो क्या मोमेंटम वर्सेस रियल सेल, आप किसको करना चाहेंगे, मोमेंटम को या रियल सेल को? मुझे नहीं मालूम कौन लीडर कैसे काम करता है, पर मैं ये मानता हूं कि रियल सेल इज मोर पावरफुल। जब आप रियल सेल करते हैं, रियल कंज्यूमर तक प्रोडक्ट डिलीवर करते हैं और वो उसे कंज्यूम कर लेता है और फिर आपसे डिमांड करता है, तो ऐसी कंजप्शन वाले प्रोडक्ट को आप कभी भी बड़ा बना सकते हैं। हाँ, बट ऑब्वियस है आज आपकी कंपनी नई है, आपका टर्नओवर छोटा है, पर छोटे टर्नओवर में जो मार्केट में पे आउट है उसको कौन चैलेंज कर सकता है? नो वन। क्या आपके पे आउट्स को कोई चैलेंज कर सकता है क्या? आप जब मार्केट में जाते हैं, आपकी जो टर्नओवर है उसके अगेंस्ट में जो पे आउट्स बन रहे हैं, जो आपके मैं बात कर रहा हूं इन हैंड जो आपको पैसा आ रहा है, उसको कोई चैलेंज कर सकता है क्या? नहीं किया जा सकता। तो ये ताकत है रियल सेल की, ये ताकत है कंजप्शन की, ये ताकत है अफोर्डेबल प्राइस में अच्छे प्रोडक्ट को डिलीवर करने की और अच्छे डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम देने की, क्योंकि 77.5% डिस्ट्रीब्यूशन है जो अपना रोल प्ले करता है। नाउ रैंक वर्सेस अचीवमेंट, मुझसे बहुत सारे लोग कहते हैं सर आपकी कंपनी में, बहुत सारे लोग कहते हैं सर आपकी कंपनी में रैंक्स नहीं है। मैं कहता हूं रैंक्स नहीं है, अचीवमेंट है कि नहीं है वो बोलो। क्योंकि मुझे लगता है रैंक एक ऐसी चीज है जिसको दिखा के, जिसका प्रलोभन देके, जिसका लालच देके, जिसके सपने दिखा के, जिस पे जाके एक हाइप क्रिएट करके, एक मोमेंटम क्रिएट करके, एक स्टारडम क्रिएट करके बंदे से बल्क बाइंग करवा दिया जाता है। और जब बल्क बाइंग कर लेता है तो बड़ा चैलेंज हो जाता है, राइट? तो रैंक वर्सेस रियल अचीवमेंट्स, आई बिलीव इन रियल अचीवमेंट्स, क्योंकि रैंक है या नहीं है, अचीवमेंट बोलता है बॉस। और यही कारण है कि हमारे यहाँ आज जो पे आउट बन रहे हैं इतने कम समय में, मैं बहुत सारी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज को जानता हूँ, बहुत पुरानी बड़ी बड़ी कंपनीज को जानता हूँ। अगर उनके पहले 3 साल देखेंगे और उनके पे आउट्स देखेंगे तो मुझे शायद डाउट है किसी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में 10 लाख रुपए का पे आउट लीडर ने उठाया होगा। पर हाँ, यहाँ पे आ रहा है, 10 भी आ रहा है और 10 से ऊपर भी आ रहा है और 5 से ऊपर काफ़ी लोगों का आ रहा है। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है जो छोटे पे आउट, छोटे टर्नओवर के साथ भी हो रही है। तो सोचिए, अगर छोटे टर्नओवर के साथ इतनी अचीवमेंट है, जब हम टर्नओवर को बड़ा करेंगे तो वो अचीवमेंट क्या होने वाली है? हिम्मत करो, राइट? सोचिए, सोचने की जरूरत है। जब टर्नओवर बढ़ेगा तो आपकी अचीवमेंट्स और कितना बढ़ेंगे। नाउ लग्जरी लायबिलिटी वर्सेस एसेट्स, लग्जरी लायबिलिटीज,
मैं फिर एक वर्ड यूज कर रहा हूं, लग्जरी लायबिलिटीज वर्सेस एसेट्स। इन दोनों में से किसको पसंद करेंगे? एसेट्स को, ऑफ कोर्स। लग्जरी लायबिलिटी कोई नहीं चाहता, लग्जरी लाइफ चाहिए। लग्जरी लायबिलिटी तब होनी चाहिए जब आपके पास एसेट्स बहुत बड़ी हो। तो मैं हमेशा बिलीव करता हूं कि दिखावे पे ना जाइए। एक ऐड आती है ना, दिखावे पे मत जाओ, अपनी अकल लगाओ। प्रोडक्ट, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, फ्यूचर किसका है, उस पर अगर आप काम करेंगे तो आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा कौन सा सही है। नाउ होल्डिंग पे आउट वर्सेस ऑन टाइम पे आउट्स। बहुत सारी कंपनीज में बहुत सारे पे आउट्स होल्ड कर लिए जाते हैं। जब आप कुछ लोगे तो हो सकता है मिले, हो सकता है साल बाद एनुअल बोनस पे मिले। तो अलग अलग कंपनी का अलग अलग तरीका है, पर हमारी ऑर्गेनाइजेशन में हमने जो सबसे पहला ख्याल रखा, नो होल्डिंग, नथिंग, नॉट एट ऑल। आपका जो इनकम बनता है, आपका कार फंड बने, हाउस फंड बने या कोई भी इनकम बने, आपका एक्टिव बोनस बने, कंसिस्टेंसी बोनस बने, वो आपके अकाउंट में, आपका हर इंसेंटिव आपके अकाउंट में जाने वाला है और हर महीने जाने वाला है। तो ये भी एक बड़ा मुद्दा है इंडस्ट्री का कि वाई होल्डिंग, होल्डिंग क्यों, किस लिए होल्डिंग? जब आपने सेल कर दिया तो आपका पे आउट ऑन टाइम क्यों नहीं? इट्स अ बिग क्वेश्चन जो मैं सालों से देख रहा हूं इस इंडस्ट्री में हो रहा है। ओल्ड वर्सेस न्यू। ओल्ड हमेशा एस्टेब्लिश दिखेगा, ओल्ड हमेशा बड़ा दिखेगा, ओल्ड हमेशा पावरफुल दिखेगा, पर न्यू गेम कौन चेंज करता है? फ्यूचर कहाँ है? मैं ओल्ड हूं, आई एम ओल्ड वन, पर फ्यूचर क्या है? डू यू थिंक आई एम फ्यूचर? नो। मेरी नेक्स्ट जनरेशन जो आज न्यू है, न्यू बॉर्न बेबी, फ्यूचर। मेरे देश का फ्यूचर कौन है? मेरे देश के फ्यूचर आप किस में देखते हैं? 70 साल के ओल्ड एज्ड ह्यूमन बीइंग में आप फ्यूचर देखते हैं, या 2-3 इयर्स न्यू बॉर्न बेबी, इनमें आपको फ्यूचर दिखता है मेरे देश का? सो मोस्ट पावरफुल थिंग जो मैं बात करने जा रहा हूं, फ्यूचर नए और पुराना तय करता है। नए जब भी आएंगे, कोई भी चीज़ नहीं आएगी, कोशिश रहती है उसकी कि वो अच्छे से लेके आए चीज़ों को और कम्पिटिटिव लेके आए। पुराने से हमें सीखना होता है, हम सीखते हैं। जितनी भी कंपनीज हैं, मेरी कोशिश रहती है मैं उनसे सीखूं, मेरी कोशिश रहती है उनकी अच्छी चीज़ों को फॉलो करूं, क्योंकि हर कंपनी में बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं। इंडियन कंपनीज ने बहुत शानदार काम किया है, इंटरनेशनल कंपनीज ने बहुत कुछ हमें सिखाया है। तो ऐसे में हम कोशिश कर रहे हैं कि उनसे सीखते हुए और आगे बढ़ें। इट डजंट मीन कि ऑर्कुट सक्सेसफुल है तो फेसबुक नहीं आएगा। फेसबुक आ सकता है। ऑर्कुट कितना ही सक्सेसफुल था, फेसबुक आया और उसने आज सबसे बड़ी मार्केट कैप्चर भी कर ली है। तो इट्स पार्ट ऑफ, लेट्स सी क्या होता है, हम क्या कर पाते हैं। इट्स पार्ट ऑफ फ्यूचर। पर एक चीज़ तो सही है कि हम सही सोच के साथ आए हैं, हम लोग सही आइडियोलॉजी के साथ आए हैं, हम लोग एथिकल डायरेक्ट सेलिंग को लेके आए हैं, हम लोग अफोर्डेबल, हम कंज्यूमर के बेनिफिट की बात करते हैं, हम लोग डिस्ट्रीब्यूटर के बेनिफिट की बात करते हैं, और सबसे बड़ी बात है हम इस इंडस्ट्री की अच्छाई की बात करते हैं। कल क्या होगा, कल तय होगा, पर आज हम जो कर रहे हैं, क्या आप लोगों को वो ऐसा नहीं लगता है कि वो एक रेवोल्यूशन है? क्या आप लोगों को ऐसा नहीं लगता है कि उससे लोगों को बहुत फ़ायदा होने वाला है? अगर कुछ पुरानी कंपनियां अपने प्राइसेस कम करती हैं तो पूरे हिंदुस्तान के हजारों, लाखों, करोड़ों कंज्यूमर्स का बेनिफिट होने वाला है। अगर वो अपने प्लान को कुछ अल्टर करती हैं और बेहतर बनाती हैं तो हमारी इंडस्ट्री के लाखों करोड़ों डिस्ट्रीब्यूटर्स का फ़ायदा होने वाला है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारी इंडस्ट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और मेरे बाद में मुझसे बेहतर आएंगे। मैं कोई ऐसा फन्ने खा नहीं हूं कि मेरे बाद में बेहतर नहीं आएंगे। हमारी कंपनी की ऑर्गेनाइजेशन इतनी बेहतर नहीं है कि इसके बाद कोई बेहतर नहीं आएगा। बेहतर आएंगे और बेहतर आते रहेंगे। बेहतर का स्वागत करना, उसकी अच्छी चीज़ों को लेना ही महानता है। तो हमारे बाद में जो बेहतर आएंगे, हम उन्हें सपोर्ट भी करेंगे और हम चाहेंगे कि वो हमारे देश को, हमारी इंडस्ट्री को बेहतर दिशा में लेके जाएं। नाउ जो सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, ट्रेडिशनल मार्केट वर्सेस डायरेक्ट सेलिंग मार्केट, राइट? ट्रेडिशनल मार्केट वर्सेस डायरेक्ट सेलिंग मार्केट, यही तो दो मार्केट हैं जो आपस में कंपटीटर बनके उभर रही हैं। अब तीसरी एक और मार्केट है जिसे हम ई कॉमर्स मार्केट कहते हैं। तो 3 मार्केट का कंपटीशन है, ट्रेडिशनल मार्केट,
ई कॉमर्स मार्केट और डायरेक्ट सेलिंग मार्केट। ई कॉमर्स मार्केट हमारे से भी बाद में आई और बहुत बड़ी हो गई। ट्रेडिशनल मार्केट ऑलरेडी पहले से थी और बहुत बड़ी थी, बहुत बड़ी है। इन बिटवीन हम भी आए, डायरेक्ट सेलर्स भी आए, डायरेक्ट सेलिंग मार्केट भी आई, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री भी आई, लेकिन ई कॉमर्स ट्रेडिशनल बड़ी हो गई, क्यों डायरेक्ट सेलिंग बड़ी नहीं हो पाई? आज हम बात कर रहे हैं 2030 तक बहुत बड़ी होने वाली है, लेकिन ऐसा क्या है कि अभी बात कर रहे हैं, इट्स ए प्रोजेक्शन, होगी कि नहीं होगी ये इस बात पे डिपेंड करता है कि अभी हम सीखेंगे कि नहीं सीखेंगे हमारी गलतियों से। कितनी बड़ी होगी ये अब भी तय करता है कि क्या हम ट्रेडिशनल मार्केट के ट्रेंड को समझेंगे, ई कॉमर्स के ट्रेंड को समझेंगे कि नहीं समझेंगे। सर्विस करना वन पार्ट, अफोर्डेबल होना, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग वर्सेस ट्रेडिशनल मार्केट, ये तो हमारे देश में कभी हुआ ही नहीं। हमें समझना पड़ेगा, हम लोग डायरेक्ट सेलिंग के अगेंस्ट आए, बड़ी हो गई, 3 इंडस्ट्री हैं, डायरेक्ट ट्रेडिशनल इंडस्ट्री, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री और ई कॉमर्स इंडस्ट्री, राइट। तो ऐसे में अगर मैं बात कर रहा हूं, हम लोग पिछड़े हैं, ई कॉमर्स भी नहीं पिछड़ा और ट्रेडिशनल भी नहीं पिछड़ा, तो पिछड़े कौन? हम लोग। बहुत बड़ी इंडस्ट्री 2030 में होने की हम लोग प्रोजेक्शन लेके बैठे हैं, पर क्या जिस तरीके से हम चल रहे हैं उसी तरीके से हम बड़े होंगे? अगर बड़े होंगे तो मुझे नहीं लगता वो स्पीड आ पाएगी जो प्रोजेक्शन है। इसके लिए हमें कंपिटिटिव होना पड़ेगा, ट्रेडिशनल मार्केट के कंपिटिटिव होना पड़ेगा, ई कॉमर्स के कंपिटिटिव होना पड़ेगा। और आज की डेट में मैं आपको बता रहा हूं, इंडिया में 2 या 3 कंपनीज ही ऐसी हैं जो आप कह सकते हो ट्रेडिशनल मार्केट वर्सेस वो कंपनीज हैं, राइट। मैं अकेले अपनी बात नहीं कर रहा हूं, देयर आर 2-3 मोर कंपनीज जो ट्रेडिशनल मार्केट वर्सेस डायरेक्ट सेलिंग को रिप्रेजेंट करती हैं। तो सबसे पहले तो आपको अपने लिए एक ऐसी कंपनी सिलेक्ट करनी चाहिए जो ट्रेडिशनल मार्केट को compete करने का दम रखे, क्योंकि इस वक्त कंज्यूमर बेस की सबसे बड़ी मार्केट इंडिया में अगर कोई है तो वो ट्रेडिशनल मार्केट है। अगर उस मार्केट का बड़ा शेयर लेने की आप काबिलियत रखते हैं तो आपके टर्नओवर्स बड़े होंगे। यस ऑफ कोर्स आज हमारे टर्नओवर उतने बड़े नहीं हैं, पर अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये जो महीने गए हैं हमारे, अक्टूबर, इन महीनों में हमने ऑलमोस्ट बता रहा हूं मैं, जितना मेरा पिछला पूरे साल का टर्नओवर है, आज इस महीने का टर्नओवर लगभग मेरे पिछले साल जितना है। यानी कि इतना एक्सेप्टेंस बढ़ा है हमारी कंपनी को लेके कि हमारे पिछले साल का पूरे साल का टर्नओवर और इस वक्त एक महीने का टर्नओवर बराबर है। इनफैक्ट इस वक्त एक महीने का टर्नओवर ज्यादा है, और मैं उम्मीद करता हूं कि जैसे ही हम लोग ये वाला मार्च क्रॉस करेंगे और उसके बाद अप्रैल आएगा, तो वो अप्रैल भी हम वैसा ही रिपीट करेंगे कि इस पूरे साल का टर्नओवर और अगले साल अक्टूबर नवंबर का हमारा टर्नओवर एक महीने का बराबर होगा। तो एक ही चीज मैं कहूंगा कि सबसे पहले वो कंपनी पकड़िए जो ट्रेडिशनल मार्केट का कंपटीटर हो, हमारे अलावा कोई मिलती है तो वो पकड़िए। दूसरी चीज, उस कंपनी को कीजिए जिस कंपनी में आपको लगे कि प्रोडक्ट प्राइस के साथ साथ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम भी अच्छा है, यानी कि बहुत बड़े बड़े सपने के लिए बड़ा 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 टर्नओवर करना पड़े तो भी दिक्कतें बढ़ जाती हैं। यानी कि कंपनी आपके साथ एक अच्छा शेयर करती हो, यानी कि कंपनी एक अच्छा परसेंटेज आपके साथ प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ शेयर करती हुई, ऐसी कंपनी कीजिए, क्योंकि 77.5% हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। एंड आई बिलीव हम सब लोग मिलके एक इतिहास रचने वाले हैं। और ये कुछ सवाल हैं मेरे जो डायरेक्ट सेलिंग के प्रति इसको बेहतर बनाने के लिए हैं। अगर आप लोगों तक पहुंचे तो जरूर शेयर कीजिए और लोगों को बताइए, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें जो कंपैरिजन में चलती हैं डिस्ट्रीब्यूटर का, मैं फिर कहता हूं कंपनी वही अच्छी है जो कंज्यूमर का सबसे पहले सोचे, फिर डिस्ट्रीब्यूटर का सोचे और फिर अपने हिस्से का प्रॉफिट भी जरूर बचा ले। तो ये ऐसी कंपनी बहुत जरूरी है इंडिया में, और आने वाली हर कंपनी इसी पैटर्न पे आनी चाहिए। मैं कंपटीशन से नहीं डरता, मैं हर अच्छे कंपनी वाले को एक ही चीज कहना चाहता हूं कि भैया इस इंडस्ट्री को बेहतर बनाओ। उस कंपटीशन में कौन जीते कौन हारे ये बात की बात है, कंज्यूमर फ्रेंडली बनाओ, डिस्ट्रीब्यूटर फ्रेंडली बनाओ इस इंडस्ट्री को, इसकी एजुकेशन ड्रीम सेलिंग से बाहर निकाल के एक्चुअल सेलिंग स्किल्स पे लेके आओ, और जब ये इंडस्ट्री बेहतर होगी तो मेरा देश बेहतर होगा, इसमें कोई दो राय
नहीं है। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।